जी स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। हम लोग क्लास में चैप्टर नंबर 10 तक कंप्लीट कर चुके थे, जिसमें हमने इनपुट और आउटपुट को देखा था। तो उसके बाद स्मोक की वजह से कॉलेज ऑफ हो गया, तो ऑनलाइन मोड के ऊपर क्लासेस शिफ्ट कर दी गई। तो आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ दिस कोर्स, and also it is very important regarding the programming concepts. In chapter 11 we will discuss decision constructs. Decision constructs जो है वो बहुत अहम है प्रोग्रामिंग को लेकर के, क्योंकि इसमें आपने मुख्तलिफ कंडीशंस के तहत मुख्तलिफ सिनेरियोज़ जो हैं मल्टीपल सिनेरियोज़ में से कोई एक सिनेरियो जो है उसको चूज़ करना होता है। तो लॉजिक बिल्डिंग जो है, बुनियादी तौर पर जो लॉजिक बिल्डिंग है प्रोग्रामिंग के अंदर, वो इस डिसीजन कंस्ट्रक्ट्स उसमें बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। तो डिसीजन आप जानते होंगे, डिसीजन फैसले को कहते हैं। फैसला हमेशा उस वक्त करने की ज़रूरत या नौबत पेश आती है जब हमारे पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। अभी तक हमने जितने प्रोग्राम लिखे उनके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ हम सीधी सीधी स्टेटमेंट्स लिखते गए और वो एग्जीक्यूट होती गई उसी ऑर्डर में। लेकिन अभी हम देखेंगे कि ऐसा नहीं होता कि रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में कि एक ही उसका पाथ बन रहा हो। कई दफ़ा ऐसा होता है कि ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है जिसका हम सलूशन प्रोग्राम के अंदर लिख रहे होते हैं कि उसके एक से ज़्यादा पॉसिबल वेज़ हो सकते हैं। तो वहाँ पे फिर हमें डिसीजन करने की ज़रूरत होती है बेस्ड ऑन सम कंडीशंस। कुछ पैरामीटर्स हैं, उनकी बुनियाद के ऊपर हम ये डिसीजन करते हैं कि किस पाथ को या किस सिनेरियो को इस प्रॉब्लम के सलूशन के लिए हमने फॉलो करना है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोग्रामिंग के अंदर जो फ़्लो कंट्रोल है, ये एग्जीक्यूशन का फ़्लो है। तो जो एग्जीक्यूशन होती है स्टेटमेंट्स की, वो किस ऑर्डर में होती है, किस तरतीब से होती है। तो उस हवाले से हमारे पास तीन जो हैं वो फ़्लो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स बुनियादी तौर पर होते हैं, जिसमें सबसे पहले सीक्वेंशनल स्ट्रक्चर है। अभी तक हमने जितने भी प्रोग्राम लिखे 8वें चैप्टर से लेके चैप्टर नंबर 10 तक, वो सारे के सारे सीक्वेंशनल स्ट्रक्चर में थे। सीक्वेंशनल का मतलब होता है ना सीक्वेंस, एक तरतीब वार, इन ऑर्डर। तो इसमें जिस ऑर्डर के तहत स्टेटमेंट्स लिखी होती हैं उसी ऑर्डर में वो एग्जीक्यूट होती हैं। यानी कि जो स्टेटमेंट पहले लिखी गई है वो पहले, फिर दूसरे नंबर पे दूसरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, फिर तीसरी, फिर चौथी एंड सो ऑन। तो सीक्वेंशनल स्ट्रक्चर में क्या होता है, ऑल द स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड इन सीक्वेंस इन विच दे आर रिटन। जिस तरतीब से, जिस ऑर्डर से वो लिखी गई हैं उसी तरतीब से सारी की सारी एग्जीक्यूट होंगी। दूसरा जो हमारे पास फ्लो कंट्रोल स्ट्रक्चर है वो है सिलेक्शन स्ट्रक्चर। अब सिलेक्शन का मतलब भी होता है इंतखाब करना, मुंतखब करना किसी चीज़ को। तो ये बुनियादी तौर पर डिसीजन कंस्ट्रक्ट्स ही हैं। इसमें क्या होता है कि अ स्टेटमेंट और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स, एक स्टेटमेंट भी हो सकती है या एक पूरा ब्लॉक हो सकता है जिसमें मल्टीपल स्टेटमेंट्स हमारे पास हों, इज़ सेलेक्टेड और स्किप्ड फॉर एग्जीक्यूशन बेस्ड ऑन कंडीशन। किसी एक स्पेसिफिक कंडीशन की बुनियाद के ऊपर ये फ़ैसला किया जाता है कि किसी भी स्टेटमेंट को या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूशन के लिए सेलेक्ट करना है या स्किप करना है, इसलिए इसको सिलेक्शन स्ट्रक्चर कहा जाता है। तो इसमें हमारे पास इफ़ है, इफ़ एल्स है, स्विच केस है वगैरह वगैरह। ये वाले ही हमने चैप्टर नंबर 11 में 1 बाय 1 डिस्कस करने हैं। तीसरा हमारे पास है रेपिटेशन स्ट्रक्चर। रेपिटेशन स्ट्रक्चर जिसमें हम क्या करते हैं कि एक स्टेटमेंट को या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करते हैं, रिपीटेडली एग्जीक्यूट किया जाता है अनटिल द गिवन कंडीशन रिमेन्स ट्रू। जब तक कि एक कंडीशन स्पेसिफिक जो है वो ट्रू रहती है, उस वक्त तक हम एक स्टेटमेंट को या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को रिपीटेडली एग्जीक्यूट करते जाते हैं। ये इनको सिंपल वर्ड में लूप भी बोला जाता है,
या इनको आइटरेटिव स्ट्रक्चर भी बोला जाता है। ये हमारे पास वाइल लूप है, फॉर लूप है, डू वाइल लूप है, ये 3 लूप होते हैं रेपिटेशन स्ट्रक्चर में सी लैंग्वेज के अंदर। इनको हम चैप्टर नंबर 12 में डिटेल से स्टडी करेंगे। तो इस चैप्टर का चूँकि है हमारे पास सिलेक्शन स्ट्रक्चर, तो सिलेक्शन स्ट्रक्चर हम शुरू करते हैं। सबसे पहला जो सिलेक्शन स्ट्रक्चर है वो है सिंपल इफ़। सिंपल इफ़ जो है इसमें आपके सामने ये इसका जर्नल सिंटैक्स भी नीचे नज़र आ रहा है कि इसमें क्या होता है कि इफ़ एक कीवर्ड है, इफ़ को हम बतौर कीवर्ड लेते हैं। कीवर्ड आपको पता है कि रिजर्व वर्ड होते हैं सी लैंग्वेज के अंदर, जिनका कोई प्री डिफाइंड मीनिंग होता है, कोई प्री डिफाइंड पर्पस होता है। तो उसी मीनिंग और उसी पर्पस के तहत वो वर्ड इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो इसी तरह से इफ़ एक कीवर्ड है, इफ़ के आगे हम जो है वो कंडीशन लगाते हैं। अगर कंडीशन ट्रू हो तो ये जो ब्लॉक है आपको नज़र आ रहा है ब्रेसेस के अंदर, इसके अंदर एक स्टेटमेंट हो सकती है, एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स हो सकती हैं। तो अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो फिर ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, यानी कि जो एग्जीक्यूशन कंट्रोल है वो इसके अंदर आ जाएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो सिंपली ये कंट्रोल जो है वो इसको स्किप करके आगे चला जाएगा। तो सिंपल इफ़ क्या है? इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सिलेक्शन स्ट्रक्चर। ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है स्ट्रक्चर सिलेक्शन स्ट्रक्चर की। इट यूज टू एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स व्हेन गिवन कंडीशन इज ट्रू। तो इसमें ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट क्या है? उस वक्त एग्जीक्यूट होगी जब गिवन कंडीशन ट्रू होगी। अगर कंडीशन फॉल्स है, इफ़ द गिवन कंडीशन इज फॉल्स देन इफ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स डज नॉट एग्जीक्यूट, तो फिर ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, बल्कि ये सारे का सारा ब्लॉक जो है वो स्किप कर जाएगा। यानी कि इस ब्लॉक की सिलेक्शन फॉर एग्जीक्यूशन जो है उसका फैसला कौन करेगी? ये कंडीशन करेगी कि ये कंडीशन ट्रू होनी है तो हमने इसको एग्जीक्यूट करना है। अगर ये कंडीशन फॉल्स होनी है तो फिर हमने इसको स्किप कर देना है। तो इसका अगर हम फ्लो चार्ट बनाएं, फ्लो चार्ट क्या होता है? फ्लो चार्ट को अगर हम डिफाइन करें तो हम कहेंगे इट इज़ द पिक्टोरियल फॉर्म ऑफ प्रोग्राम। ये किसी भी प्रोग्राम की पिक्टोरियल फॉर्म होती है, उसको पिक्चर या डायग्राम में रिप्रेजेंट करना होता है। तो ये जो आपके पास एक डायगोनल है, इसको डायमंड है, इसको हम जो है वो कंडीशन के लिए लगाते हैं शेप को। ये वाली जो रेक्टेंगल है इसको प्रोसेसिंग के लिए लगाया जाता है। तो ये कंडीशन चेक हो रही है, अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, अगर फॉल्स है तो ये यहीं से नीचे चला जाएगा। तो ये आपने इसका फ्लो चार्ट भी करना है, जनरल सिंटैक्स और डिस्क्रिप्शन। इसके बाद इसका अगर एग्जाम्पल प्रोग्राम हम देखें तो ये एक प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम बुनियादी तौर पर क्या कर रहा है कि इसमें यूज़र से आप कोई भी नंबर एक इनपुट लेते हैं, पॉजिटिव नंबर। तो अगर वो पॉजिटिव नंबर आता है, ठीक है, तो ज़ाहिर बात है हमने उसका स्क्वायर रूट मालूम करना है। और आपको ये बात मालूम है मैथ के हवाले से कि स्क्वायर रूट जो है वो हमेशा पॉजिटिव नंबर का हम लेते हैं। अगर नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो इमेजिनरी नंबर में चला जाता है, वो फिर रियल नंबर जो है उसकी डोमेन से वो निकल जाता है। तो प्रोग्राम के अंदर हमने चूँकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर का लेना है स्क्वायर रूट, तो हम मेक श्योर करते हैं कि हमें नंबर जो है वो पॉजिटिव दे यूज़र। तो यहाँ पे ये इनपुट ली गई, फिर चेक किया गया कि क्या जो यूज़र ने नंबर दिया है वो ग्रेटर इक्वल 0 है। अगर वो 0 से बड़ा है या 0 है तो फिर तो हम उसका स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है। अदरवाइज़ हम उसका स्क्वायर रूट नहीं ले रहा है, उसको स्किप कर दिया जाएगा। यानी कि अगर 0 से छोटा नंबर आ गया है तो फिर ये स्क्वायर रूट वाला प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा, बल्कि ये स्किप हो जाएगा। क्योंकि अगर वो 0 से छोटे नंबर में लेंगे तो फिर वो इमेजिनरी में चला जाता है, तो दैट इज़ नॉट अ वैलिड स्टेटमेंट इन सी प्रोग्राम। तो ये इस तरह से हम इफ़ को जो है अपने प्रोग्राम में यूज़ करते हैं कि जब भी हमने किसी कंडीशन की बुनियाद के ऊपर एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना हो या स्किप करना हो तो फिर हम उसको जो है वो इफ़ सिंपल इफ़ जो है वहाँ पे हमें वो फ़ायदा देती है, उसका यूज़ होता है। तो ये आपका लेक्चर था आज का, इसको आपने सुन लेना है, उसके बाद आपने इसको किताब से ज़रूर पढ़ना है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं या इधर वीडियो के ऊपर कमेंट में भी
क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है जी, चलें, अल्लाह हाफिज़।